को समर्पित है। प्रस्तावना। मैंने एक अखबार के संपादकीय पृष्ठ पर एक महान विचारक का वक्तव्य पढ़ा, जो इस प्रकार से था। सबसे पहले अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लीजिए। फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए उड़िए, लेकिन यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए। यदि आप दौड़ भी नहीं सकते तो तेजी से चलिए। यदि आप तेजी से भी नहीं चल सकते तो आप धीरे धीरे ही चले। यदि आप धीरे धीरे भी नहीं चल सकते तो आप घुटनों के बल चले, और यदि आप घुटनों के बल भी नहीं चल सकते तो रंग कर चलते चलिए। परंतु हर हाल में आपकी चलने की दिशा आपके लक्ष्य की ओर ही होनी चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि यह पुस्तक, जिसे मैंने सन 2010 में लिखना शुरू किया था, उसे आज मैं अपने समाज और देश को समर्पित करने के लक्ष्य तक पहुंच ही गया हूँ। सन 1986-87 में जब मैं अपनी स्नातक की पढ़ाई कर रहा था, उसी दौरान मैंने नव जागृति क्लब की स्थापना की थी, जो बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने का काम करता था। ये क्लब उनके लिए न केवल विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाता था, बल्कि बीड़ी सिगरेट और शराब पीने से बचने के लिए भी प्रेरित करता था। इस दौरान मैंने महसूस किया कि गरीबों और अशिक्षित लोगों में बीड़ी सिगरेट और शराब के खिलाफ बोलने का मतलब है गंतव्य पर बैठना। 1990 में मेरी नौकरी लग गई और यह कार्य धीमा पड़ गया। मैंने अपने बच्चों को 1993-94 से पढ़ाना शुरू किया था। मैं उन्हें स्वयं नहीं पढ़ाता था, बल्कि पढ़ने का तरीका ही बताता था। पढ़ने के तरीके बताने के दौरान ही नए नए विचारों का जन्म हुआ। जब ये विचार मुझे अपने बच्चों पर कारगर दिखाई दिए तो मैंने इन विचारों को अपने मित्रों और परिचितों के बच्चों को बताना शुरू कर दिया। सन 2010 में द टाइम्स ऑफ इंडिया ने विभिन्न एनजीओएस के माध्यम से उन गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जो बच्चे किसी भी कारण से स्कूल नहीं जा पाते हैं। इस कार्यक्रम के लिए उन्हें स्वयंसेवकों की जरूरत थी, जिसमें मैंने आवेदन दे दिया। पढ़ाने के लिए मुझे सुंदर नगरी दिल्ली में सेंट स्टीफन एनजीओ भेज दिया गया। मैं वहां उन्हें किताबें नहीं पढ़ाया करता था, बल्कि किताब पढ़ने का तरीका बताया करता था। मुझे याद है कि मेरी कक्षा में लगभग भीड़ हो जाया करती थी, क्योंकि मैं उन्हें किताब पढ़ने के लिए वे सभी जानकारियां देता था जो उन्हें कहीं और से नहीं मिलती थी। मेरी बातों से उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि वे स्वयं भी किताबों को पढ़ सकते थे। बातचीत के दौरान बच्चों ने मुझसे कहा कि यह सब जो आप हमें बताते हैं, उसे आप लिख क्यों नहीं लेते? बस उन्हीं बच्चों से मुझे ये पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली। इतना ही नहीं, मैं अक्सर समाचार पत्रों और शिक्षाविदों के भाषणों से यह चर्चा भी पढ़ा और सुना करता था कि ट्यूशन पढ़ने से शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे विद्यार्थी की कल्पनाशीलता प्रभावित होती है। इसीलिए आईआईटी में पास होने के बाद प्रवेश लेने से पूर्व विद्यार्थियों से यह पूछा जाता है कि क्या आपने कोचिंग ली या ट्यूशन पढ़ा। दरअसल पढ़ाई में जो कार्य विद्यार्थियों को करना चाहिए, वो कार्य ट्यूशन पढ़ाने वाला करता है। इससे विद्यार्थी की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता दोनों ही क्षीण हो जाती है। अगर हम वास्तविकता देखें तो पाएंगे कि एक ट्यूशन पढ़ने वाला बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए आने और जाने में जितना वक्त खर्च करता है, यदि वो उतना वक्त सिर्फ ठीक तरीके से पढ़ने को दे दे तो मैं समझता हूँ कि ट्यूशन पढ़ने की जरूरत ही महसूस ना हो। इस पुस्तक को लिखने के दौरान मुझे कई बार लगा कि संभवतः ये पहली पुस्तक होगी जो बच्चों को पढ़ने का सही तरीका या तकनीक बता पाएगी, क्योंकि इस पुस्तक में दिए गए विचार बच्चे के पढ़ने के नजरिए को बदलने की योग्यता रखते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। किसी बात को मुहद्दबानी यानी मौखिक रूप से बताने और उसे लिखने में बहुत ही बड़ा अंतर होता है। किसी भी बात को लिखने के लिए एक ठोस आधार और विचारों को पंक्तिबद्ध करना बेहद मुश्किल काम है। जब ये पुस्तक मैंने लिखनी शुरू की थी तो मुझे लगा कि यह पुस्तक 40-50 पेज में ही सिमट जाएगी और मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, परंतु जब मैंने इसे लिखना शुरू किया तो मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे वे सारी बातें इस पुस्तक में लिखनी चाहिए जो बातें एक विद्यार्थी को जाननी जरूरी है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह पुस्तक एक शोधपूर्ण ग्रंथ बन गई है जिसे लगभग हर इंसान को पढ़ना चाहिए। इस शोधपूर्ण पुस्तक के लिए यदि मैं सबसे पहले धन्यवाद दूं, तो वह है प्रत्यक्ष सिंह व अंकित सिंह जो मेरे बेटे हैं और वामिका सिंह जो मेरी बेटी है। इतना ही नहीं, इन तकनीक के बारे में साधारण सहमति बनाने के लिए निस्संदेह मुझे सैकड़ों लोगों से चर्चा करनी पड़ी, परंतु इस कड़ी में जो सबसे पहले नाम याद आता है वो है श्रीमती ज्योति तुलसियानी का। वो मेरे ही कार्यालय में कार्य करती है। इस पुस्तक को लिखने के बाद मैंने कुछ ऐसे बच्चों को ये पुस्तक पढ़वाई जो सरकारी स्कूलों की कक्षा 8 से लेकर कक्षा 11 में पढ़ रहे थे। इनमें अनुराग, विनय, सिमरन एवं उनके पिता मुकेश कुमार जी शामिल हैं। जब ये पुस्तक पूरी हुई तब मैंने कुछ बच्चों के उन अभिभावकों को भी पढ़वाई जो अपने बच्चों को अपने आप ही घर पर पढ़ा रहे थे। उन्होंने इस पुस्तक की न केवल तारीफ की बल्कि कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए तो मेरा हौसला बढ़ा। अंत में इस शोधपूर्ण पुस्तक को पढ़ने के लिए मैंने अपने मित्र धर्मवीर को बुलाया, जो मेरठ, उत्तर प्रदेश के एक सरकारी स्कूल में पिछले 20 वर्षों से शिक्षक हैं। पुस्तक पढ़ने के बाद उन्होंने जब ये कहकर अपनी प्रतिक्रिया दी कि यह पुस्तक हर विद्यार्थी के हाथों में पहुंचनी चाहिए, तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि इस पुस्तक में दम है। मैं धर्मवीर जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री राहुल गौतम को, जो पेशे से एक फोटोग्राफर हैं। उन्होंने इस पुस्तक के लिए विभिन्न तस्वीरों का प्रबंध किया है। मैं अपनी पत्नी श्रीमती पुष्पा सिंह का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिनके सहयोग के बिना यह पुस्तक लिख पाना मेरे लिए संभव ही नहीं था। इस पुस्तक को लिखते वक्त मुझे इस बात का खास ध्यान रखना पड़ा कि इसे 14-15 वर्ष का विद्यार्थी भी आसानी से पढ़ और समझ सके। इसलिए इस पुस्तक को लिखने के लिए बेहद साधारण भाषा का प्रयोग किया गया है। हालांकि इस पुस्तक का वर्तमान और भविष्य तो पाठकगण ही तय करेंगे, फिर भी इस पुस्तक को पढ़कर यदि कुछ ऐसे बच्चों जो किसी भी कारण से ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हो, मार्गदर्शन नहीं ले पा रहे हो और अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनकर अपने समाज और देश की उन्नति करना चाहते हो कि पढ़ने के तरीके और नजरिए यानी दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आता है, तो मैं इस पुस्तक को लिखने में अपनी मेहनत कामयाब या सफल समझूंगा। अंत में इस आशा के साथ कि इस पुस्तक से प्रेरित होकर मेरे भारत का हर बच्चा बिना ट्यूशन के अपने आप ही अपनी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ और समझ सके और अपने चुने हुए विषय क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
जोगेंद्र सिंह, tbkp.diamond@gmail.com, B107 S G होम्स, सेक्टर 3, वसुंधरा, गाजियाबाद। अनुक्रमणिका, कर लो पढ़ाई। पढ़ाई क्यों करे? एक कामयाब या सफल व्यक्ति की परिभाषा। सफलता क्या है? रुपये पैसे का महत्व, स्वास्थ्य का महत्व, सम्मान और उसका महत्व। सम्मान क्या है? परमात्मा में विश्वास और आस्था। शिक्षा का महत्व। शिक्षा क्या है? सरकारी और पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में अंतर, सरकारी और पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में समानताएं, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, विभिन्न विषयों में अंक या ग्रेड प्राप्त करने का अर्थ। आखिर पढ़ाई कैसे करे, वो भी बिना ट्यूशन के? पढ़ाई करने की दृढ़ इच्छा शक्ति, कुल समय की उपलब्धता, किताबें और उनका पाठ्यक्रम, अध्यापक या अध्यापिकाएं, टीवी कार्यक्रम और अखबार। अपनी मेहनत की पहचान कैसे करें? एकाग्रता का अर्थ, समय का सदुपयोग। शब्द क्या है? किताब पढ़ने का तरीका, पाठ रखना, उत्तर लिखना, प्रश्नों के सही उत्तर लिखने का तरीका, एक अच्छे मित्र की पहचान, प्यार, प्रेम, इश्क। गैर शर्तिया प्यार की परिभाषा। शर्तिया प्यार की परिभाषा। विवाह क्या है? विवाह का उद्देश्य, माता पिता की सहमति से किए गए विवाह से लाभ, माता पिता की सहमति से किए गए विवाह से हानियां। प्रेम विवाह से लाभ, प्रेम विवाह से हानियां। संगत का असर। भाग्य क्या है? विविध। कर लो पढ़ाई। पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। अगर कुछ बड़ा करना है तो पढ़ाई कर लो, या अगर कुछ बनना है तो पढ़ाई कर लो, या फिर अगर नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी भर ठोकरें खाते रहोगे। हम लोगों के अधिकतर माता पिता हम बच्चों को यही कहते मिल जाएंगे। दरअसल माता पिता कई प्रकार के होते हैं, जैसे समझदार और जिम्मेदार माता पिता। ये वे माता पिता होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरा समय देते हैं। ऐसे माता पिता के बच्चे पढ़ने में बहुत ही तेज होते हैं। धनवान और समझदार माता पिता। ये वे माता पिता होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे तो होते हैं और उनके पास पैसा भी बहुत होता है, परंतु उनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने का समय नहीं होता। इसलिए वे अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए ट्यूटर के पास भेज देते हैं। गरीब और मजबूर माता पिता। ये वे माता पिता होते हैं जो या तो कम पढ़े लिखे होते हैं या अनपढ़ होते हैं। ऐसे माता पिताओं के पास पैसे भी नहीं होते, इसलिए न तो वे अपने बच्चों को खुद पढ़ा पाते हैं और न ही ट्यूटर के पास भेज पाते हैं और न ही सही तरह से गाइड कर पाते हैं। ऐसे माता पिता अपने बच्चों को ऐसे सरकारी स्कूल में भेजने के लिए लाचार और मजबूर होते हैं जहाँ का माहौल बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर पाता, जिससे बच्चे लापरवाह हो जाते हैं और वे पढ़ाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका भविष्य लगभग खराब हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर हर तरह के माता पिता बस यही चाहते हैं कि उनका बच्चा या बच्चे अपने जीवन में पढ़ लिख कर इस तरह से कामयाब या काबिल हो जाए कि वे एक सुखी जीवन जी सके, अपना और अपने परिवार का विकास कर सके। परंतु ऐसे बच्चे जो सरकारी स्कूल या गरीब पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं नहीं जानते कि वे आखिर क्यों और कैसे पढ़े। कृपया नोट कर ले कि यह पुस्तक उन सभी बच्चों के लिए है जो या तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, या गरीब पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, या व्यक्तिगत रूप से या प्राइवेट पढ़ रहे हैं, या जिनके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, या जिनके माता पिता के पास अपने बच्चों को पढ़ाने एवं गाइड करने के लिए समय ही नहीं है। क्योंकि यह पुस्तक दो महत्वपूर्ण सवालों का जवाब अवश्य देगी, और वे दो सवाल हैं। पढ़ाई क्यों करे और पढ़ाई कैसे करे। पढ़ाई क्यों करे। सबसे पहले हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे कि आखिर हम पढ़ाई करें ही क्यों। क्यों हमारे माँ बाप और शिक्षक पढ़ाई करने पर इतना जोर देते हैं। आखिर पढ़ाई क्यों जरूरी है। क्योंकि हमारे माँ बाप और शिक्षक हमें अपने भविष्य में एक काबिल या कामयाब या सफल और एक अच्छे इंसान के रूप में देखना चाहते हैं। क्योंकि हमारे माँ बाप और शिक्षकों को अच्छी तरह से मालूम है कि एक काबिल या सफल या कामयाब इंसान ही सुखी जीवन जी सकता है। अब आप ये सवाल जरूर पूछना चाहेंगे कि सफल इंसान क्या होता है, या एक कामयाब इंसान कौन होता है, और मैं एक कामयाब, सफल या काबिल इंसान कैसे बन सकता हूँ। आइए जाने कि एक सफल इंसान या एक कामयाब इंसान कौन होता है। एक सफल इंसान या व्यक्ति वो होता है जिसके पास सामाजिक सम्मान के साथ साथ अधिक से अधिक पैसा कमाने का या ना खत्म होने वाला साधन स्रोत हो, जैसे कि एक बड़ी नौकरी, व्यवसाय और व्यापार, ताकि वो न केवल अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छे यातायात के साधन, स्कूटर, कार के अतिरिक्त अच्छी दवाइयों की सुविधाएं खरीद सके, बल्कि उसकी बैंक में इतनी रकम जरूर हो ताकि वो भविष्य में आने वाली हर दुख तकलीफ को सहन कर सके और उसका सामना कर सके। एक कामयाब या सफल व्यक्ति की परिभाषा। जो व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की सभी जरूरतें और जिम्मेदारियां मानसिक और आर्थिक रूप से पूरा करने में सक्षम है, वो एक कामयाब या सफल व्यक्ति है। वही व्यक्ति कामयाब या सफल कहलाता है जो समाज में मानसिक रूप से पढ़ाई लिखाई के द्वारा काबिलियत या योग्यता हासिल करके रुपये पैसे कमाने में इस प्रकार से समर्थ होता है कि उसके पास अपना मकान होता है और अपने परिवार की सभी जरूरतें और जिम्मेदारियां मानसिक और आर्थिक रूप से पूरा करने में सक्षम है, वो एक कामयाब या सफल व्यक्ति है। वही व्यक्ति कामयाब या सफल कहलाता है जो समाज में मानसिक रूप से पढ़ाई लिखाई के द्वारा काबिलियत या योग्यता हासिल करके रुपये पैसे कमाने में इस प्रकार से समर्थ होता है कि उसके पास अपना मकान होता है, वो अच्छा खाना खाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, उसके पास अपना यातायात का साधन होता है और बीमार पड़ने पर वो अपना और अपने परिवार के सदस्यों का अच्छा इलाज करवाने में सक्षम होता है।
वो किसी भी प्रकार से अपने रिश्तेदारों और अपने पड़ोसियों पर, अपनी कॉलोनी या अपने गांव वालों पर, अपने जिले पर, अपने राज्य पर या अपने देश पर निर्भर या बोझ नहीं होता है। लेकिन वो व्यक्ति अधिक कामयाब कहलाता है जो अपनी काबिलियत के आधार पर मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो अपनी काबिलियत के आधार पर मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से अपने आप को तो मजबूत करता ही है, बल्कि वो अपने समाज का, अपने राज्य का, अपने देश का या पूरे विश्व का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे हमारे पूजनीय, आदर्श और सम्मानित डॉक्टर A.P.J. अब्दुल कलाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, महात्मा गांधी, बराक ओबामा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, धीरूभाई अंबानी एवं सैकड़ों वैज्ञानिकों सहित और भी अनगिनत लोग इत्यादि। और आप तभी सफल व्यक्ति हैं जब आप दूसरे लोगों के लिए एक प्रेरणा की स्रोत हों। यानी आपकी मानसिक, आर्थिक और सामाजिक आत्मनिर्भरता की स्थिति को देखकर आपके आसपास के लोग जब आपकी प्रशंसा करें और आपकी तरह ही बनना चाहें तो समझ लीजिए कि आप एक सफल व्यक्ति हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में काबिलियत या योग्यता हासिल करके सफल और ज्यादा सफल बनते रहने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। आप यहाँ जोर देकर यह सवाल कर सकते हैं कि पहले हमें सफलता का मतलब समझाइए। तो आइए पहले हम सफलता का मतलब समझे। सफलता क्या है? व्हाट इज सक्सेस? उपरोक्त के आधार पर हम सफलता को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं: निर्धारित या निश्चित योग्यता, लक्ष्य को हासिल करने में आ रही सभी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक या शारीरिक बाधाओं और अपने लक्ष्य से जुड़ी सभी परीक्षाओं को सच्चाई, ईमानदारी एवं सम्मानपूर्वक मेहनत करके पार कर लेना ही सफलता है। उपरोक्त परिभाषा को साधारण शब्दों में हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अपने पहले से ही निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए हम हर तरह की बाधा, चाहे वह पारिवारिक बाधा हो, मतलब कि जब परिवार आपके लक्ष्य को पाने में आपकी मदद ना कर रहा हो या ना कर पा रहा हो; सामाजिक बाधा हो, मतलब कि जब आपका समाज आपके लक्ष्य को पाने में मदद ना कर रहा हो; आर्थिक बाधा हो, मतलब कि जब आपको अपने लक्ष्य को पाने में रुपये पैसे का इंतजाम ना हो रहा हो; प्रशासनिक बाधा हो, मतलब कि जब आपको अपने लक्ष्य को पाने में प्रशासनिक नियम बाधा बन रहे हो; राजनीतिक बाधा हो, मतलब कि आपको अपना लक्ष्य पाने में राजनीतिक परिस्थितियां बाधा बन रही हो; या फिर शारीरिक बाधा हो, मतलब कि आपको अपना लक्ष्य पाने में किसी भी प्रकार की शारीरिक बाधा आ रही हो। उपरोक्त बाधाओं को न केवल पार करना है, बल्कि अपने लक्ष्य से जुड़ी सभी परीक्षाओं को भी सच्चाई, ईमानदारी और सम्मानपूर्वक मेहनत करके पास भी करना है। अतः जो व्यक्ति उपरोक्त सभी बाधाओं को पार और परीक्षाओं को पास कर लेता है तो समझ लीजिए उस व्यक्ति ने सफलता प्राप्त कर ली है। ऐसा व्यक्ति ही न केवल अपना निर्माण कर सकता है, बल्कि अपने समाज, अपने देश और इस विश्व के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। यहाँ हमारे मन में स्वाभाविक रूप से एक सवाल उठता है कि क्या हम भी एक काबिल या सफल या कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, हम भी एक कामयाब, काबिल या सफल व्यक्ति बन सकते हैं। आप पूछेंगे कि कैसे? इसका जवाब है, यदि आप एक सफल, कामयाब या काबिल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो फिर सफल बनने के लिए आज के समय में मुख्य रूप से जो 5 जरूरतें होती हैं उन्हें पाना ही होगा। वे जरूरतें निम्नलिखित है: शिक्षा या पढ़ाई लिखाई द्वारा किसी भी काम की काबिलियत का होना, सेहत या स्वास्थ्य, एक रोजगार मतलब लगातार रुपया कमाने के लिए आय का स्रोत या साधन, सम्मान या इज्जत, आध्यात्मिकता अर्थात ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह, वाहे गुरु, तथागत गौतम में विश्वास। अब से पहले हमारे पूर्वज विद्वानों ने नीचे लिखी मुख्य रूप से 3 जरूरतें बताई थी: रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन ये तीनों चीजें केवल और केवल रुपये पैसे से ही पाई जा सकती हैं। इन तीनों चीजों को जो कोई भी अपने पैसे से नहीं खरीद सकता और दूसरों यानी अमीर लोगों या सरकार पर निर्भर रहता है, वो दुनिया का सबसे कमजोर व्यक्ति माना जाता है। तो सोचिए, क्या कोई व्यक्ति दुनिया के सबसे कमजोर लोगों में ही बने रहना चाहता है? मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप हमेशा सबसे कमजोर लोगों में ही रहना पसंद करेंगे? यदि आपका जवाब नहीं में है तो इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ते चले। रुपये पैसे का महत्व, रुपये पैसे का महत्व हर कोई जानता है, यहाँ तक कि एक 5 साल का बच्चा भी। यदि उसे कोई टॉफी भी लेनी हो तो वो अपने पिता से या अपनी माँ से पैसे मांगेगा, तो दुकान से एक टॉफी खरीद पाएगा। जब तक उसके पास पैसे नहीं होंगे तब तक वो दुकान पर ही नहीं जाएगा। जब हम मंदिर जाते हैं तब भी हम भगवान के सामने कुछ पैसे चढ़ाकर भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं। हमें अपने जीवन की हर जरूरत पूरी करने के लिए रुपये पैसे की ही जरूरत पड़ती है। एक बार की बात है, हमारे भारत देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, वो था गरीबी हटाओ। क्या आप बता सकते हैं कि गरीबी हटाओ नारे का क्या मतलब था? गरीबी हटाओ नारे का मतलब था कि देश के सभी गरीब लोगों को रुपया पैसा कमाने का साधन या जरिया या रोजगार दिया जाए, क्योंकि यदि एक गरीब व्यक्ति के पास पैसा कमाने का साधन या रोजगार है तो वो गरीब व्यक्ति रोटी, कपड़ा या मकान आसानी से प्राप्त कर सकता है। वर्तमान में भी हमारे देश भारत में हर कमजोर या गरीब लोगों के लिए एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है मनरेगा यानी MNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी कमजोर और गरीब लोगों को एक वर्ष के 365 दिनों में कम से कम 100 दिनों का रोजगार यानी आय का स्रोत दिया जाना है, ताकि कमजोर लोग अपनी आवश्यक जरूरतें पूरी करने में सरकारी सहारा महसूस कर सके। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति की जिंदगी में रुपया पैसा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बात दुनिया का लगभग हर व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है। आज के समय में यदि एक बच्चा उस सरकारी स्कूल में पढ़ता है जहाँ पर आमतौर पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं होती, तो यह उस बच्चे का दोष नहीं है, बल्कि ये दोष उस बच्चे के माता पिता के रुपया पैसा कमाने के कमजोर साधन का है। क्योंकि उनके पास पैसा कमाने का एक अच्छा साधन नहीं है, इसलिए वे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं।
आइए, फोटो द्वारा हम उन लोगों को जानने और समझने का प्रयास करते हैं जिनके पास पैसा कमाने का एक अच्छा साधन नहीं है और जो बहुत ही बुरी